मगर उसकी नींद थी जो दूसरी जिंदगी बन उसकी जिंदगी में आ गई थी। अटल आडवाणी के नेतृत्व ने कभी ऐसे दिन की कल्पना तलक नहीं की थी, मगर अब दिन सामने था तो उसका सामना भी करना था। किसी और की लाश के साथ थे। ये वही लाश थी जिसे मोदी ने बीते 22 सालों से सहेज के रखा हुआ है। किसकी थी ये लाश? ये बरस 2001 का 10वां महीना था जब हिंदुस्तान के हर घर में चर्चा हो रही थी एक लॉकेट की। ये कुछ वैसा ही था जैसा तब से 22 वर्ष पहले हिंदुस्तान के हर घर में एक घड़ी की चर्चा हो रही थी। ये वो घड़ी थी जिसे लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिल्ली स्थित अशोका होटल के पीछे एक शमशान सरीखी जगह पर अकेले गई थी। आखिर ऐसा क्या था उस घड़ी में, ये जानना दिलचस्प है, मगर इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प ये तथ्य है कि जिस शमशान सरीखी जगह पर इंदिरा 23 जून 1980 की शाम पहुंची थी, वो जगह 23 जून 1980 की ही सुबह 7:20 के पहले एक हंसता खेलता खिलखिलाता शहर हुआ करती थी। तो आखिर महज 8 घंटों के भीतर किसने एक हंसते खेलते खिलखिलाते शहर को शमशान में तब्दील कर दिया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो शख्स कोई और नहीं, इंदिरा का अपना बेटा संजय था, जो 23 जून 1980 की सुबह अपने ही पिट्स हुए विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते अपनी मां को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। वो मां जो 22 जून 1980 की शाम 7 बजे संजय गांधी को अगली सुबह यही पिट्स हुए विमान ना उड़ाने के लिए बारंबार आग्रह कर रही थी, मगर संजय और उनका वो साथी था कि उसने इंदिरा की हर बात को नजरअंदाज कर दिया। वो साथी जो संजय के साथ इस सुबह हवाई जहाज में सफर करने वाला था, मगर ऐन मौके पे उसने संजय के साथ सफर करने से इंकार कर दिया। इंकार नहीं किया था, चाहता तो वो भी था संजय के साथ सफर करना, मगर उसकी नींद थी जो दूसरी जिंदगी बन उसकी जिंदगी में आ गई थी। क्योंकि अगर कहीं उस भोर उसकी आंखें खुल जाती और वो संजय के साथ उस हवाई जहाज में सफर कर लेता तो शायद ये दिन उसका भी आखिरी दिन होता। और शायद इसी वजह से उस दिन हिंदुस्तान के हर घर में संजय गांधी की मौत के साथ साथ चर्चा हो रही थी उस शख्स की भी, जिसकी नींद ने उसे मानो उसकी मौत से दूर कर दिया था। दूर महज मौत से ही नहीं किया था, बल्कि अपने घर से भी कर दिया था। क्योंकि अब इंदिरा संजय के बाद उसे अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानने लगी थी और देखते ही देखते वो अपना घर छोड़ दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद चेहरे के तौर पर नजर आने लगा था। बरस 1995 आते आते तो कांग्रेस का भावी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने जा रहा था। मगर ये वही बरस 1995 था जिस मोड़ से इस किस्मत वाले शख्स की जिंदगी में, इसकी कुंडली में प्रवेश होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम के नक्षत्र का, जिसने देखते ही देखते इसी शख्स के सहारे अपनी भी तकदीर पलटी, हिंदुस्तान की सियासत भी पलटी। आने वाले 6 बरस गवाह थे इसी किस्मत वाले नेता और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बीच नियति की अद्भुत नूरा कुश्ती की, जिसकी शुरुआत होती है भारत के पश्चिमी हिस्से गुजरात से। चिमन भाई पटेल और माधवराव सोलंकी जैसे नेताओं का दौर खत्म कर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनी सियासी फिरकी से भारतीय जनता पार्टी को जीत का स्वाद चखाया था। यह पहली दफा था जब केशु भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के 2 ध्रुवों में बटी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बीच एक तीसरा ध्रुव नजर आने लगा था। और इस तीसरे ध्रुव की लगातार बढ़ती ताकत इन दोनों ध्रुवों को लगातार परेशान कर रही थी। न शंकर सिंह वाघेला मोदी से खुश नजर आ रहे थे, न केशु भाई पटेल मोदी से खुश नजर आ रहे थे। वाघेला की गर्मी कुछ अधिक थी, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर अपनी ही पार्टी के अपने समर्थित गुट के 47 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी थी। सुबह तड़के ये खबर जब दिल्ली अशोक रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंचती है तो मानो भूचाल आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने देर ना करते हुए तत्काल केंद्रीय नेतृत्व के 4 बड़े नेताओं को वाघेला के पास पहुंचाया। वाघेला और उन नेताओं के बीच घंटों चली मुलाकात के बाद यह तय हुआ कि वाघेला 3 शर्तों के साथ दोबारा इन 47 विधायकों को लेकर गुजरात भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लौट सकते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बची रह सकती है। मगर दिलचस्प थी वो 3 शर्तें, जिनमें पहली शर्त तो ये थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद से केशु भाई पटेल की विदाई हो। शर्त नंबर 2 ये कह रही थी कि भावी मंत्रिमंडल के भीतर कम से कम 6 बड़े मंत्रालय वाघेला समर्थित मंत्रियों को दिए जाएं। और तीसरी और शायद हिंदुस्तान की सियासत की तकदीर पलटने वाली शर्त यह थी
कि गुजरात की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य के तौर पे जाने पहचाने जाने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी को गुजरात से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, मोदी को गुजरात से वनवास दे दिया जाए, और वो भी अज्ञात काल के लिए। वाघेला की तीनों शर्तें मानी गई। वाघेला 47 विधायकों के साथ लौटे। सरकार जरूर बची, मगर सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर कर दिए। ये मोदी के लिए उनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सियासी सदमा था, जिससे मोदी उबरना चाह रहे थे मगर उबर पा नहीं रहे थे। क्योंकि दिल्ली की कोठरी के भीतर उनकी पहचान वाला कोई था नहीं, तो लगातार दिल्ली और तमाम सूबों में संघर्ष करते हुए मोदी के दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मोदी ने इन तमाम प्रक्रमों से ऊब कर यह फैसला किया कि अब चलो कुछ दिनों तक सियासत से संन्यास ही ले लेते हैं, और मोदी 7 समंदर दूर अमेरिका में जाके बस गए। यह मोदी की जिंदगी का शायद सबसे अनसुना फलसफा है कि एक दफा नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका में बस गए थे। महीने गुजर गए, बरस गुजर गए, मोदी अमेरिका में ही रह रहे थे कि तभी अचानक मोदी को एक रोज खबर मिली कि भारतीय प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका दौरे पर आने वाले हैं और कुछ भारतवंशियों के यहां भोजन पे पधारने वाले हैं। मोदी को लगा ये अटल जी से मिलने का सुनहरा अवसर है। मोदी तत्काल उन्हीं भारतवंशी महोदय के घर में जाके शाम से ही अटल जी का इंतजार करने लगे। रात करीब 10 सवा 10 बजे के करीब अटल जी अपने साथियों के साथ जब उनके आवास पर पहुंचे तो सामने मोदी को देख बरबस उनके मुंह से निकला, अरे तुम यहां अब तलक। अटल जी ने तत्काल मुस्कुराते हुए मोदी से कहा, चिंता मत करो, वापस देश आओ, मुझ पे भरोसा करो, मैं सब संभाल लूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसके बाद अटल जी के भरोसे पर अमेरिका से वापस लौटे। अटल जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर मोदी को दोबारा जिम्मेदारियां दी जाने लगी कि तभी मोदी की जिंदगी में दस्तक देती है 30 सितंबर 2001 की तारीख। और मानो इसी एक तारीख ने मोदी की जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। मानो एक झटके में मोदी की तस्वीर पलट गई। क्या हुआ था 30 सितंबर 2001 के रोज? 30 सितंबर 2001 के रोज वो जो चेहरा था ना, जो संजय गांधी के साथ सुबह सफर करने वाला था और नहीं कर पाया था, देश उसे सबसे किस्मत वाला चेहरा बता रहा था, यही चेहरा दोपहर करीब 12:55 पे दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर अपने सेस्ना C-90 विमान में सवार हुआ कि तभी विमान के पायलट ने बेहद चिंताजनक स्वर में कहा, साहब अभी मत चलिए, मौसम बहुत खराब है। मगर नेता महोदय ने पायलट की पेशानी पर उभरती चिंता की लकीरों को दरकिनार करते हुए उससे कहा, मौसम चाहे जितना खराब हो, जनता मेरा इंतजार कर रही है, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, तुम तत्काल विमान उड़ाओ। आंधी और तूफान के बीच दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से उड़ा हुआ वो विमान आहिस्ता 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 अपना सफर पार करता हुआ आ रहा था। मगर तभी घड़ी की सुइयां इशारा करती है ठीक 1:16 का, और अचानक विमान का पायलट विमान पर से नियंत्रण खो देता है और चंद सेकंडों के भीतर विमान सीधा नोज डिप लेता हुआ मैनपुरी के भसरौली गांव के एक सुनसान खेत में जाकर जमीन के भीतर घुस जाता है। दुर्घटना की खबर मिलते ही तत्काल प्रशासन के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचते हैं तो विमान धू धू कर जल रहा होता है। विमान के भीतर से 4 लाशें निकलती हैं, मगर कौन सी लाश किसकी थी यह पहचानना असंभव हो चुका था कि तभी एक अधिकारी की आंखें मानो चौंधिया सी गईं। ये मां भवानी का लॉकेट था जो एक शव की गर्दन में लटका हुआ भी चमक रहा था। अधिकारी तत्काल उस लॉकेट को अपने हाथ में लेते हैं और उस लॉकेट की एक एक बारीकी को ब्यौरे के साथ कागज पर दर्ज करते हैं, जिसके बाद उस नेता के परिवार वालों से संपर्क साधा जाता है। इस लॉकेट के बारे में जानकारी दी जाती है तो मालूम चलता है, जी हां, मां भवानी का यह लॉकेट सिंधिया राजवंश की पहचान हुआ करता है। यह लॉकेट अगर किसी शव की गर्दन में है तो निश्चित रूप से वो शव श्रीमंत माधवराव सिंधिया का ही है। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है ना। 21 बरस पहले ऐसे ही एक विमान की दुर्घटना से माधव की नींद ने उन्हें बचा लिया था, मगर यहां देखिए माधव की जिम्मेदारियों ने ही मानो माधव को मौत के आगोश में ले लिया था। तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचते हैं। माधवराव सिंधिया के शव को दिल्ली पहुंचाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का हर चेहरा माधवराव सिंधिया की शव यात्रा में शरीक हुआ, सिवाय एक चेहरे के। वो चेहरा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। मगर मोदी कहां थे? मोदी किसी और की शव यात्रा में थे, किसी और की लाश के साथ थे। ये वही लाश थी जिसे मोदी ने बीते 22 सालों से सहेज के रखा हुआ है। किसकी थी ये लाश? ये लाश थी आज तक के कैमरामैन गोपाल बिष्ट की। श्रीमंत माधवराव सिंधिया की शव यात्रा में तो तमाम बड़ी शख्सियतें शरीक हो रही थीं, मगर मोदी
गोपाल बिष्ट की शव यात्रा में गए थे। देखने में ये कितना मानवतापूर्ण लगता है ना, हो सकता हो भी, मगर इसके कुछ बड़े सियासी मायने भी थे। नरेंद्र मोदी के कुछ बड़े राज इसी शव यात्रा में शरीक होने से उजागर होते हैं। पहला बड़ा राज, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मीडिया कर्मियों के साथ अपने निजी संबंध उसी दौर से बनाने शुरू कर दिए थे, और वो उन निजी संबंधों को किस कदर वफादारी के साथ तरजीह देते हैं, इसकी वानगी पेश करता है ये किस्सा कि जब भाजपा के तमाम चेहरे प्रधानमंत्री के साथ अपनी उपस्थिति भर दर्ज कराने के लिए माधवराव सिंधिया की शव यात्रा में जा रहे थे, तब मोदी ने अपने और उस कैमरामैन के रिश्ते की लाज रखी थी। इसी वफादारी के चलते मोदी ने पत्रकारों के साथ निजी स्तर पर बड़े खूबसूरत रिश्ते कायम किए, और इस रिश्ते ने नरेंद्र मोदी के सियासी सफरनामे में अपनी महनीय भूमिका अदा की है। दूसरा बड़ा सियासी राज जो मोदी की इस शव यात्रा से खुलता है, वो है कि नरेंद्र मोदी को किससे कितना कैसा काम कराना है ये भली भांति पता है। लोगों के लिए होगा वो एक आम सा कैमरामैन, मगर नरेंद्र मोदी ने उस कैमरामैन की खींची हुई तस्वीरों की भाषा पे गौर किया था कि अगर किसी रैली में नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के जरा भी करीब आए और वो तस्वीर खींच के अखबार में लगी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मोदी की नजदीकियां लोगों की जुबान पे होंगी। तो एक छोटे से कैमरामैन से कैसे बड़े बड़े काम कराए जा सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी को मालूम था, और इस खूबी ने आगे की सियासत में मोदी को बहुत लाभ पहुंचाया। और तीसरी बात तो छुपी नहीं है, जग जाहिर है, सर्वविदित है। दरअसल जब गोपाल बिष्ट की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो रही थी, नरेंद्र मोदी शमशान में खड़े थे, तब शमशान में खड़े नरेंद्र मोदी की जेब में रखा हुआ फोन घनघनाया था। मोदी ने घनघनाए हुए फोन की बटन दबाई। सामने से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने ठहाका मारते हुए मोदी से कहा, अरे मोदी जी कहाँ हैं, आपके लिए बहुत जरूरी काम है हमारे पास। मोदी ने वाजपेयी को जवाब दिया, जी अभी तो शमशान में खड़ा हूं, अवसर मिलते ही शीघ्र आपसे मुलाकात करता हूं। जिसके बाद नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुंचे, और वाजपेयी ने मोदी के पेट की तरफ इशारा कर कहा, दिल्ली का खाना खा खा के बड़े मोटे हो गए हो, कुछ वजन कम करो, ऐसा करो गुजरात का खाना खाओ। मोदी को कुछ समझ नहीं आया। वाजपेयी ने कहा, सीधे पहुंचो गुजरात और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालो। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी 6 बरस के बाद सीधा मुख्यमंत्री का ताज अपने सर पर धारण किए हुए गुजरात की धरती पर पहुंचे, और इसके बाद तो समूची सियासत का कांटा ही बदल गया। उम्मीद करता हूं नरेंद्र मोदी और एक लाश की यह दास्तान आपको अच्छी लगी होगी। बस तो फिर आज की यह मुलाकात यहीं तलक, फिर होगी मुलाकात जल्द ही किसी नई दास्तान के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।